अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो टॉपिक है वो हमारा नॉर्म ऑफ अ वेक्टर है। नॉर्म कर लें या इसे लेंथ कर लें, किसी भी वेक्टर की नॉर्म या लेंथ एक ही चीज होती है। मैम जी बोलें। मैम ये एग्जांपल 4 एक बार करवा दें। एग्जांपल नंबर 4। यस मैम। किसी ने भी नहीं की एग्जांपल नंबर 4? आप में से किसी ने भी एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व नहीं की? नो मैम। मैम समझ नहीं लगी थी। स्क्रीन शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। मैं इसको सॉल्व करूंगी यहाँ पे वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। और बात जो एग्जांपल दी हुई है एफ एंड जी फॉर्म में दो फंक्शंस हैं, कहता है कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं। हमने इसको प्रूव करना है कि ये रियल नंबर के जो फंक्शंस की फॉर्म है, कंटीन्यूअस फंक्शंस की फॉर्म है, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रही है या नहीं बना रही, ठीक है। सबसे पहले वाला जो इसका पॉइंट है, मैं यहाँ पे अब इसको सारा डिटेल से पहले लिख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैं इसी के अंदर चेंजिंग करूँगी। मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म बनी थी कि मेरे पास फंक्शन है डिपेंडिंग ऑन एक्स या टी। फंक्शन डिपेंडिंग है मेरे पास यहाँ पे टी पे। उसकी लिमिट भी साथ में डिफाइन है, ए टू बी उसकी लिमिट है हमारे पास। और फंक्शन जो है वो दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर टी, एफ ऑफ टी एंड विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास जी ऑफ टी और विद रिस्पेक्ट टू हम डी ऑफ टी के इसको सॉल्व आउट करें, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट था हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस का, अब मुझे बताएंगे वो क्या चीज़ है, क्या पॉइंट है। सेम के साथ वेक्टर के एलिमेंट्स में सेम के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दो कंडीशंस थी। सबसे फर्स्ट वाली तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली हमने यहाँ पे क्या इसको प्रूव करना है, जब ये हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, इफ एफ डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट जो है वो एफ के साथ लेते हैं इक्वल टू 0, इट्स मीन एफ इज इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट पे तो मैं ये पॉइंट सेटिस्फाई यहाँ पे करूँ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 वाली फॉर्म, ठीक है। इनर प्रोडक्ट की कंडीशन तो याद है या नहीं याद? जी मैम याद। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके अंदर ही चेंजिंग करूंगी। ये मेरे पास गिवन इनर प्रोडक्ट दी हुई है, मैं इसमें चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, जी की जगह पे मैं एफ ले रही हूँ। यहाँ पे भी क्या फॉर्म बनेगी, एफ आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, फंक्शन जब सेम है तो फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। अब फंक्शन का जब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली फंक्शन का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर्म आएगी। इसका मैं लेफ्ट और राइट साइड से जो है वो इसका इंटीग्रेशन जो है वो साइन खत्म करती हूँ यहाँ से, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ साइन में अगर स्किप करती हूँ तो फंक्शन मेरे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन रह जाएगा, एफ ऑफ टी का स्क्वायर। एफ ऑफ टी स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0
समझ आ रही है या पूरा डिटेल से लिखूं मैं इसे यहाँ पे? मैम थोड़ा सा डिटेल से बता दें, समझ नहीं आई। चलिए ठीक है, पहले मैंने उसको सिंपल चेंज किया है। मेरे पास इनर प्रोडक्ट थी एफ और जी के साथ ही इनर प्रोडक्ट, दोनों को सेम लिया यहाँ पे, दोनों की सेम के साथ जब इनर प्रोडक्ट करते हैं डेटा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आती है। ये चीज़ अभी हमने इसको शो आउट करनी है। मैंने अपनी इनर प्रोडक्ट के अंदर एफ लिया है सेम एज इट इज़ ए फंक्शन। अब मेरे पास ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इम्प्लाइज मैंने ऊपर जो डिफाइन आउट की है वो ये चीज़ डिफाइन आउट हुए। आगे फर्दर जो है एंटर की फॉर्म में मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ अपनी पूरी इंटीग्रेशन जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 जो मैंने शो करनी है। ए एंड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये चीज़ सेटिस्फाई हो चुकी है कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसके अंदर क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए क्लास जो थी वो मुझे दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ी है। फर्स्ट में हम इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 प्रूव कर रहे थे, सेम लिया है, सेम के साथ मैंने इसे ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन के साथ प्रूव किया। इम्प्लाइज एफ ऑफ टी स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर की कंडीशन जो है मैंने ब्रैकेट के बाहर अप्लाई करनी थी, जो मैंने नहीं की। यहाँ पे स्क्वायर की कंडीशन आएगी। अब फंक्शन का यहाँ पे फर्दर हमारे पास स्क्वायर आया है। आगे नेक्स्ट पे जो है, अब मैंने इसका जो सेकंड कंडीशन है उसको प्रूव करना है कि फंक्शन अगर जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है, इट्स मीन फंक्शन भी हमारे पास जो है वो 0 की कंडीशन बनेगा। इक्वल टू 0 मैं फर्दर इसी के आगे फर्दर इसको मेंशन करूंगी। इक्वल टू 0 की फॉर्म है, तो फंक्शन का स्क्वायर भी इक्वल टू 0 है, बिकॉज ये हमने ग्रेटर इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया है। फंक्शन का स्क्वायर भी इक्वल 0 है, स्क्वायर स्किप करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि मेरे पास इम्प्लाइज फंक्शन भी इक्वल टू है, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन थी जो हम लोगों ने सॉल्व आउट की है। अब मैं सेकंड वाली करूंगी, जिसके अंदर फंक्शन को एफ ऑफ जी से जी ऑफ एफ में कन्वर्ट करने वाली फॉर्म है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि अब हमने डिवाइड करना है जी ऑफ एफ वाली फॉर्म। क्या इसे करने की जरूरत है मुझे सेकंड वाली कंडीशन को या नहीं? मैम वो प्रोडक्ट में ही नहीं है, वो आगे पीछे प्रोडक्ट लिखे में जा है, सकते हैं। एफ ऑफ जी को जी ऑफ एफ लिख लें आप, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कि आप उसको किस फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर ये चेंजिंग करनी पड़ती है, ये बहुत इजी होती है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हम एफ ऑफ जी लिख रहे हैं
या जी ऑफ एफ वाली फॉर्म यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ थी हमारे पास। एफ और जी है, मैंने इसको जी ऑफ एफ लिखना है तो मैं जी वाला फंक्शन पहले लिख लूँ, एफ वाला बाद में लिख लूँ, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व आउट करूँगी मैं। कोई भी फंक्शन को नेम दे देंगे सेपरेट से जिसके साथ हमने इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है, ए एफ प्लस बी जी, एंड थर्ड वाला जो यहाँ पे मैं फंक्शन ले रही हूँ, एज फंक्शन ले रही हूँ। ठीक है, तो हमने इसको अब शो क्या करना है कि हमने यहाँ पे शो आउट करना है ए एफ एच प्लस बी, माइक बंद करें जिसका भी माइक चल रहा है। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि दो फंक्शंस को दो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, और थर्ड फंक्शन जो यहाँ पे मैंने एच लिया उसके साथ उसकी इनर प्रोडक्ट लें तो इक्वल आती है। दोनों के साथ सेपरेट इनर प्रोडक्ट लेके फिर फंक्शन के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, अब दो यहाँ पे मैं फंक्शंस दूंगी। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे सॉल्व आउट करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए एफ प्लस बी जी, एंड थर्डली एज फंक्शन के साथ मैंने इसका इनर प्रोडक्ट लेना है। इक्वल टू में मेरे पास यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है टू बी फंक्शन है। पहले वाला फंक्शन अब मैं एज इट इज ही लिखूंगी, मैं पूरा डिटेल से यहाँ पे अब नहीं लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर उसको मेंशन कर रही हूँ मैं। एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी, इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड वाला जो फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे ये सेकंड ही फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि एक फंक्शन मेरे पास ये बन जाएगा ए एफ प्लस बी जी, और सेकंड फंक्शन है एज। इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग साथ वाले फंक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे वो भी टी के रिस्पेक्ट ही आएगा, और वो साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे यस मैं मैम। इसी के अंदर से सेकंड वाली जो है वो कैलकुलेशन करूंगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई से ऑटोमेटिकली ही वो सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ए टू बी फॉर्म है मेरे पास, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट यहाँ पे मेंशन करूंगी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए एफ ऑफ टी, पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं किया, ये बहुत इजी था यहाँ पर। और साथ में आ जाएगा मेरे पास बी ऑफ टी प्लस बी कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है, बाहर लेना चाह रहे हैं, अभी मैं इसको अंदर ही लिख देती हूँ, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसे बाहर कॉमन ले लूँगी। अब मैं सेकंड वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ए टू बी इसकी यहाँ पर मेरे पास डिफाइनिंग लिमिट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म है। बी ऑफ जी ऑफ टी एंड मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ टी, एंड फर्दर इसके साथ आ जाएगा डी ऑफ टी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से यहीं से इसमें से ही ये स्केलर जो है वो बाहर लिख रही हूँ। यहाँ पे ए आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्केलर जो है यहाँ बाहर आ जाएगा बी की फॉर्म में। अब फर्दर आप क्या इसे यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ये वाली जो राइट साइड जो चीज़ है हमने डिफाइन कर दी, कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। मैम हो रही है। ठीक है, यही चीज़ थी, ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है इनर प्रोडक्ट वाले। इसके अंदर इनर प्रोडक्ट आपको डिफाइन किए हुए है, सिर्फ उसको सॉल्व आउट आप लोगों ने करना है, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने आज वाले टॉपिक पे चलते हैं, नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नॉर्म फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करनी है, दोनों एक ही चीज़ें कहलाती हैं। लेट वी बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी बिलोंग्स टू वी, कोई भी हमने वेक्टर के अंदर से एलिमेंट चूज किया वी, देन द रियल नंबर यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रियल नंबर आएगा, वो हमारे पास रैशनल और इरेशनल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देन द रियल नंबर वेक्टर की वेक्टर सेम के साथ इनर प्रोडक्ट ले, एंड फर्दर उसका स्क्वायर रूट फॉर्म ले, इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वी एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल वी नॉर्म। हम इसको इस नॉर्म के सिंबल के साथ भी डिनोट करते हैं। फर्दर हम इसको इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ नॉर्म एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी। इसको तीनों कंडीशन के साथ लिखा जाता है, कहीं पे भी किसी भी कंडीशन के साथ लिखा जाए तो हम इसे नॉर्म ही बोलते हैं। इफ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 1, किसी भी वेक्टर का नॉर्म इज इक्वल टू 1 आता है, दैट इज इफ
कि हमारे पास उसका नॉर्म की कंडीशन क्या थी, ये चीज़ इक्वल टू 1 है। देन वी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, वी यूनिट वेक्टर होगा तो उसकी दोनों की यूनिट प्रोडक्ट जो थी वो भी हमारे पास क्या है, 1 आई है। और इज सेड टू बी नॉर्मलाइज वेक्टर, और हम इसे नॉर्मलाइज वेक्टर भी बोलते हैं अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म लेने से इक्वल टू 1 आता है। एनी नॉन जीरो वेक्टर वी, या आप यू यहाँ पे मेंशन करें, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है, मल्टीप्लाई करते हैं हम उसे 1/u नॉर्म के साथ, तो इक्वल टू में रिजल्टेंट में कहता है आपके पास क्या आंसर आता है, 1 की फॉर्म में आती है। किसी भी नॉन वेक्टर u की नॉर्मलाइज जो फॉर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है हमने इस फॉर्म के साथ 1/u के साथ। कहते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म को हमने क्या नेम दिया है, n का 1/u नॉर्म। अगर उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ये कंडीशन आती है, बट अगर उसको नॉर्मलाइज फॉर्म के साथ उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म डिफाइन आउट की जाए वेक्टर के साथ, वेक्टर की कंडीशन के साथ, तो यहाँ पर मेंशन भी है कि वेक्टर के नॉर्म का अगेन नॉर्म लिया जाए तो वो एक सिंगल नॉर्म लेता है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिया हमने सबसे पहले, इसकी ये कंडीशन है, उसने उसको सेकंड वर्ड्स में डिफाइन किया। यहाँ पे सिंपल है, एनी नॉन जीरो वेक्टर n बिलोंग्स टू v कैन बी नॉर्मलाइज, उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट 1/u नॉर्म के साथ। और उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म किसके इक्वल आएगी, वो 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि पहले यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखी है, वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म इज अ यूनिट वेक्टर एंड वी से दैट द वेक्टर u हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। ये नॉर्मलाइज फॉर्म बन सकती है, हमने इसका नॉर्म लिया, बहुत साइड पे नॉर्म लेने से u ओवर u नॉर्म की अगेन नॉर्म की फॉर्म बनेगी, तो नॉर्म के साथ जो दोबारा नॉर्म लिया जाए वो सिंगल 1 टाइम ही नॉर्म रहता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नॉर्म का अगेन नॉर्म लेने का क्या मतलब है कि ये देखें v एंड v सेम का सेम के साथ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म किया है, कोई सा भी आपके पास स्केलर आएगा, स्केलर का नॉर्म ले लेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। आप उसका स्केयर लेके उसका स्केयर रूट की फॉर्म लें, वो कैंसिल होकर दोबारा से वही आंसर आ जाएगा। इसलिए किसी भी नॉर्म वेक्टर का नॉर्म लें तो दोबारा वही कंडीशन आती है। यहाँ पे उसको सॉल्व आउट भी किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर v 3 and 4 के साथ है बिलोंग R3। अब इसके लिए उसने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं की, लेकिन यहाँ पे मेंशन जरूर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट एंड द इनर प्रोडक्ट डिफाइन इन एग्जांपल 3। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से करें, और सेकेंडली कहता है हमने इनर प्रोडक्ट जो एग्जांपल नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया है इसके साथ करना है। सबसे पहले तो मुझे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस बताएं क्या थी, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने की थी, किसी को याद है? यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस जो हमारे पास डिफाइन की थी हमने लास्ट टाइम, वो आर रियल नंबर्स की फॉर्म में थी, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग थी, एनर डिमेंशन के अकॉर्डिंग भी की थी, 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग थी। उसमें सिंपल था, आप लोगों से मैंने पूछा भी था कि ये स्केयर की फॉर्म क्यों बन रही है, तब आप लोगों ने मुझे डिफाइन भी किया था कि वेक्टर को वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई वाला एलिमेंट आई के साथ, जे के साथ एंड के के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। दोबारा से मैं इसे शो कर देती हूँ कि हमारे पास क्या कंडीशन बन रही थी। ये देखें यहाँ पे ये डिफाइनिंग थी, 2 डिफरेंट वेक्टर्स लिए थे हमने u और v एंड डायमेंशन रियल नंबर्स की फॉर्म में उसकी फील्ड ली थी। u और v की जब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमने इनर प्रोडक्ट क्रिएट की थी तो वो ये बन रही थी u1 v1 u2 v2 सो ऑन un vn। अब जब इसको मैंने सेम को सेम के साथ करना है तो ये क्या बनेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर v लेती हूँ, u लेंगे तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर एंड सो ऑन un स्क्वायर। यही चीज़ थी इंक्लूडेड इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको थोड़ा सा माइंड में रखें। आगे जाके फर्दर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नेम डिफाइन होगा कि इंक्लूडेड इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ आप उसे शो आउट करें, मेंशन नहीं होगी वहाँ पे, इसलिए इसको माइंड में रखें कि कितने तक वहाँ पे डिफाइन की गई है, हमने उतनी ही वहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसके रिलेटेड जो है एग्जाम्पल में डिफाइनिंग की हुई है कि हमने इसको इनर प्रोडक्ट फॉर्म में करना है। इन द फर्स्ट केस v का v के साथ इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ, इनर प्रोडक्ट को ही उसने नॉर्म की फॉर्म डिफाइन किया, अभी मैंने इसका नॉर्म लेना है, ये स्क्वायर के साथ ही मेंशन कर रही हूँ, लेकिन फर्दर इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि आप इसे सेपरेट लिखें, आप यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म भी लिख सकते हैं। 9 + 16 = 25, ये इनर प्रोडक्ट आई है, इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर ले लेंगे
स्क्वायर रूट सॉरी लेंगे, यही चीज़ डिफाइन है, इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास नॉर्म बन जाएगा। अब इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लूँगी यहाँ पे मेरे पास, तो आंसर क्या आएगा 5। अब सेकंड कंडीशन उसने दी है कि एग्जांपल नंबर 3 के अंदर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका नॉर्म फाइंड करना है। अब एग्जांपल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने इसको कंपेयरिंग करते हुए इसको जहाँ पर डिफाइन आउट करना है, एग्जांपल नंबर 3 जो हमने लास्ट टाइम की थी उसमें इनर प्रोडक्ट उसने डिफाइन की थी इस वे में, x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 की फॉर्म में। इसमें हमने जब सेम एलिमेंट के साथ ली थी वो ये चीज़ बन रही थी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड एंड प्लस 3 सेकंड वैल्यू स्क्वायर, यही चीज़ यूज़ कर लें। या ऊपर वाली जो यहाँ नॉर्म इनर प्रोडक्ट डिफाइन है इसके अंदर आप सेम एलिमेंट्स ले लें, x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x1 प्लस 3 x2 x2 के साथ, तब भी ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखती, सेम ही बन जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि मेरे पास क्या थी 3, सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड साइन जो था माइनस का था और 2 के साथ उसका साइन आ रहा था एंड प्लस 3 और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 33। इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करनी है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका नॉर्म आ जाएगा 33 स्क्वायर रूट। हर इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नॉर्म जो है वो डिफरेंट होता है, इनर प्रोडक्ट साथ में डिफाइन होगी वेक्टर्स की फिर हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर कहीं पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है तो आप अंडरस्टूड है कि आपने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 दी हुई है, उसके अंदर उसने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पूछा है कि v ये वेक्टर है बिलोंग्स टू R3 3 डायमेंशन में, इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे उसने डिफाइन नहीं किया कि इनर प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, तो हमने अंडरस्टूड है कि हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस लेनी है। पहले तो हमने इसका नॉर्म फाइंड किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन किया तो वो मेरे पास यहाँ पर आएगा 6, तो बाय मिस्टेक उसने 5 मेंशन किया है, ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर रूट आएगा। एंड फर्दर उसकी नॉर्मलाइजेशन वेक्टर की फॉर्म क्या बनेगी, वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से फिर शो कर देती हूँ कि किसी भी वेक्टर की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अगर हमने फाइंड करनी है तो वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म जो है उसकी रेशियो डिफाइन आउट करेंगे यहाँ पे, तो वो उसकी नॉर्मलाइजेशन वेक्टर फॉर्म बनेगी। अब वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर चुके हैं और उसकी वेक्टर की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लास यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस मैम एक्सरसाइज में 7.1 क्वेश्चन था, वो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास सबके पास कॉपी पेंसिल है इस वक्त? आप लोगों ने Yes, मुझे यहाँ ma'am. पे बताना है, फाइंड द नॉर्म ऑफ 2 and 3 बिलोंग्स टू R2 विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ R6 अब यूक्लिडियन प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग मुझे इसका नॉर्म बताएं 2 और 3 का नॉर्म बताएं जरा जल्दी से। थर्टीन का अंडर रूट, बिल्कुल 13 का अंडर रूट किस तरह आ रहा है ये भी बताएं। 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, वो 4 + 9 आ गया 13 और बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लिया। बिल्कुल यही चीज़ बन रही है। अब जो सेकंड इसमें पार्ट दिया हुआ है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ प्रॉब्लम 1, अब हमने इसका जो नॉर्म फाइंड करना है वो जो ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर उससे डिफाइन करना है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बताएं नॉर्म क्या आ रहा है। टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12
फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, -4 बनेगा ये, या आप इसको सिंपल भी सॉल्व कर लें, -2 u1 v2 यानी कि 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 और 2 12 माइनस अगेन 12 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 45। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास इसका सेकंड वाले का जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 5 स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट लेके 5 आ रहा है, सबका यही आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नॉर्म ऑफ दिस belongs to R4 with respect to Euclidean inner product space on R4 sorry। इसमें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग नॉर्म फाइंड करना है, मुझे आंसर बताना है आप लोगों ने। आंसर जो है इसका एलसीएम लेके फिर आएगा। क्लास आंसर बता दें, अगर सॉल्व मैम बस किया नहीं लास्ट करें तो भी बता दें। सॉल्व कर रहे हैं मैम, लास्ट में 6/65 का स्क्वायर रूट -3/65 का स्क्वायर रूट 4/65 का स्क्वायर रूट 2/65 स्क्वायर रूट। माइनस क्यों आ रहा है? ये मैम यहाँ दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस है, उसके तो साथ सेकंड माइनस एलिमेंट के साथ है, तो सेकंड एलिमेंट का जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसका माइनस उसके साथ चला जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। मैम जब डिवाइड करेंगे उसके साथ नॉर्म फाइंड करने, सिर्फ नॉर्म फाइंड करना था, वो नॉर्म फाइंड करना है। 65/12 आया। यस मैम। Square root 65 of 65 अंडर रूट ओवर 12 स्क्वायर रूट 65/12। जी मैम, यही आया था नॉर्म फाइंड कर, मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। कोई बात नहीं, नॉर्मलाइज की कंडीशन भी आगे जाके क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। 65 स्क्वायर रूट ओवर 12 आ रहा है, जी मैम। ठीक है। अब जो फर्दर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने मैट्रिक्स का नॉर्म भी फाइंड करना है, और लेकिन इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में, जो मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम करवाई थी उसी से रिलेटेड है। लेट बी डिनोटेड द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर R if A B belongs to B and trace of A, इसे trace of A बोला जाता है, डिनोटेड द सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। ट्रेस ऑफ ए पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नो मैम। मैट्रिसेस के अंदर ये वर्ड Trace यूज of- होता है ट्रेस ऑफ ए, उसने आगे उसको डिनोट भी कर दिया कि ट्रेस ऑफ ए हमारे पास बेसिकली होता क्या है, डिनोट द सम ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। मेन डायगोनल, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज बताएं क्या है। A11 A22 बिल्कुल ये मेन डायगोनल की एंट्रीज है, इनका सम जो है वो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए कहलाता है। कहता है हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपने चूज करने हैं ए एंड बी,
वो मैट्रिसेस जो हैं वो ए बी के साथ जो भी आप चूज करेंगे वो फर्दर नेक्स्ट पे करेंगे। कहता है लेकिन उनकी जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड हमने करनी है उससे पहले हमने जो इसकी इनर प्रोडक्ट ली है वो ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई बाय ए is an in product on B. Also find the norm of given matrix। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है हमने दो मैट्रिक्स जो हैं वो लेट की हैं ए एंड बी। किसी भी क्वांटिटीज के साथ आप इसको लेट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने अपनी इसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी है। तो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। मल्टीप्लिकेशन आती है, मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन दोबारा से नहीं करवाऊंगी। यहाँ पे मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया, बी वाले का ट्रांसपोज लेके ए के साथ मल्टीप्लाई किया, वो ये चीज़ आ रही है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका ट्रेस लेना है। ट्रेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसके मेन डायगोनल्स की एंट्रीज का सम करना है। इसमें मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है, पहली एंट्री जो है मेरे पास B11 A11 प्लस B21 A21 एंड सम ऑफ सेकेंड डायगोनल एंट्री B12 A12 प्लस B22 एंड A22। ये चीज़ हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट किया। अब आगे कहता है इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हमने इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए को इज इक्वल टू बी ले लेना है। इसी के अंदर ही, डिफरेंस नहीं करना, आप सेम उसी फैसिलिटीज ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी लूंगी, यहाँ बी इज इक्वल टू ए भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है मैम, ये क्यों लेना है? इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट वी डिनोटेड द वेक्टर स्पेस 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस को डिनोट कर रहा है क्योंकि हमने ओवर आर में से लिए हैं। इफ ए एंड बी कोई से भी कहता है दो एलिमेंट्स आपने चूज करने हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के, एंड ट्रेस ऑफ ए डिफाइन किया यहाँ पे, डिनोटेड द सम ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज, शो दैट, तो शो करना है कि हमारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट दी हुई है ए बी, जो भी मैट्रिक्स आप चूज करेंगे इस फॉर्म में, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन बी। ये हमने शो करना है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो सिर्फ मैंने ए और बी के अकॉर्डिंग जस्ट डिफाइन किया इनर प्रोडक्ट। अब हमने इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है, तो हमने 3 जो कंडीशंस है इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ उसको इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग के मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में होती है और रिजल्टेंट आंसर किस फॉर्म में आता है, सिर्फ वो डिफाइन किया है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगी तो हमारे पास उसकी हाफ कंडीशन प्रूफ होगी। और फिर हमने सेकंड ये प्रूफ करना है कि इक्वल टू दो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के अकॉर्डिंग अगर 0 आती है तो एलिमेंट्स भी 0 होते हैं। सबसे पहले इसीलिए यहाँ पे b इज इक्वल टू ए लिया है, या आप a इज इक्वल टू b ले लें, कुछ भी कर लें, यहाँ पे दोनों को सेम होना चाहिए। a एंड a के साथ मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो इसकी इनर प्रोडक्ट इस फॉर्म में थी, ट्रेस ऑफ a ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज लिया एंड सेकेंडली साथ में ए मैट्रिक्स लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उसका ट्रेस लिया। ट्रेस लेंगे तो a11 का स्क्वायर a22 का स्क्वायर a12 स्क्वायर प्लस a22 स्क्वायर बनेगा। ऑब्वियसली इसको आगे फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म है। डिफाइन करने की भी आगे इसको जरूरत नहीं है कि इसके तमाम एलिमेंट्स भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर्म है क्योंकि स्क्वायर बन रही है। एंड सेकंड कंडीशन है कि हमने इसको इक्वल टू 0 लेना है, तो हमने इसके एलिमेंट्स को शो करना है कि वो इक्वल टू 0 है। इफ एंड ओनली इफ a11 स्क्वायर a12 स्क्वायर ये सारे के सारे इक्वल टू 0 है, दैट इज ai j इज इक्वल टू 0 for I j इज इक्वल टू 1 2, बट देन a इज इक्वल टू 0 द 0 मैट्रिक्स। अगर तमाम एलिमेंट 0 है तो इट्स मीन मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे डिनोट करनी थी कि हमारे पास सेम वेक्टर के साथ जब इनर प्रोडक्ट स्पेस ली जाती है तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, एंड फर्दर अगर वो इक्वल टू 0 है तो उसके एलिमेंट्स भी 0 आएंगे। ये सिर्फ हमने भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की है। ना गोइंग टू सेकंड कंडीशन, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट करनी है वो ए बी, इनर प्रोडक्ट को बी ए प्रूव करना है। ए बी का मतलब है ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे बी ऑफ ए यहाँ पे सबसे पहले लिया है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बी, और ट्रेस के अंदर अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं बी ट्रांसपोज ए, दोनों चीज़ें सेम आती हैं। यहाँ पे सिर्फ उसने उसको थ्योरेटिकली यहाँ पे प्रूफ किया है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का जैसे डिटर्मिनेंट ले लें या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या उसकी डायगोनल की एंट्रीज चेंज होती हैं? नो मैम।
ये देखते हैं, ये मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है, साथ में ये मैट्रिक्स है। क्या इन दोनों में डायगोनल की एंट्रीज चेंज हुई हैं? नो डायगोनल की एंट्रीज जो है यहाँ पे चेंज नहीं होती, इसलिए मैट्रिक्स का ट्रेस ले लें या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रेस ले लें, दोनों चीज़ें सेम है। यही चीज़ यहाँ पे उसने लेते हुए इसको पूरा डिटेल से प्रूफ नहीं किया, सिर्फ उसने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया कि हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रेस ले लें या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रेस ले लें, दोनों चीज़ें सेम है। इसी तरह ए बी ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास बी ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। So BA inner product is equal to trace of A transpose B, and by the property of transpose trace of B transpose A is equal to AB। यही चीज हमने यहाँ पे इसको प्रूव करनी है। ठीक है, क्लियर है ये? लास्ट पे यस हमने मैम एक थर्ड एलिमेंट लिया, यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स लिया C। अब हमने इसका ट्रेस प्रूव करने के लिए A स्मॉल a के साथ कैपिटल A यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, स्मॉल जो है वो स्केलर्स है, कैपिटल जो है हमारे मैट्रिक्स को डिनोट करें। इसमें ट्रेस ऑफ C ट्रांसपोज सेकंड वाले का ट्रांसपोज था, अगर आप देखते हैं आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके में यही चीज थी, सेकंड वाले का ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट। इस वक्त मेरे पास सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, C है, C ट्रांसपोज और साथ में A प्लस B वाले कॉम्बिनेशन एज इट इज आ देंगे। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करने, C ट्रांसपोज A, और मैट्रिक्स के अंदर जो कांस्टेंट कॉमन आ रहा था वो बाहर आ जाता है, यहाँ पे कॉमन बाहर ले लिया A, और सिमिलरली यहाँ पे B बाहर ले लिया है, और ये आपके पास जो ट्रेस ऑफ C ट्रांसपोज A है ये इनर प्रोडक्ट बन रही है A C की, और C ट्रांसपोज B जो है वो B C की बन रही है। सो द थर्ड कंडीशन इज प्रूव्ड एंड आवर गिवन वेक्टर इज इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म बना रहा है, बेशक वो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में। Hence AB is equal to trace of B transpose A defined as an inner product space in the set of R 2 cross 2 matrices। अब जो सेकंड वाला है इसने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। फाइंड नॉर्म ऑफ A, मुझे बताएं जरा ये आप कैसे इसका नॉर्म फाइंड करेंगे। क्लास बोला करें, बेशक गलत भी बोलेंगे कोई इशू नहीं है। मैम इसको पहले ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे मैम इसका पहले, इनर वो उसके बाद मैग्नीट्यूड लेंगे इसका। स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, यस मैम, ये हमने मालूम भी आगे कर लिया था। ये हमने आगे जाके सेम का सेम के साथ सॉल्व भी किया है। जी ये देखें, यही आपने इसका नॉर्म लेते हुए करना है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका ट्रेस ले लेंगे। जब आप उसका ट्रेस ले लेंगे तो ट्रेस का फर्दर आगे सिर्फ नॉर्म फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई कैसे करना है? हम ट्रेस तो यहाँ तक लिया, उसके बाद में स्क्वायर रूट ही बस लेंगे। बस स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद नॉर्म जो है सिर्फ नॉर्म लेना है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नहीं फाइंड करना। जी ठीक है। नॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अंदर यही चीज़ है कि सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लेके आप उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास वो उसकी नॉर्म की कंडीशन आ जाती है। नॉर्मलाइजेशन के लिए तो हम वेक्टर को फर्दर वेक्टर के साथ डिवाइड करते हैं। जी ओके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये मैंने पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दी है। ठीक है, ये वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, सिर्फ इसकी लिमिट चेंज है 0 से 1। वहाँ पे मैंने जो इसकी लिमिट ली थी वो A to B थी, वहाँ जनरल लिमिट थी। ये सारा का सारा वही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स जो हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले जो 2 हैं वो मैं खुद करवाऊंगी क्योंकि वो ऑर्थोगोनैलिटी के हैं। अब आपके पास जो सिर्फ छोटा सा आपका काम है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एग्जांपल हम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑटोमेटिकली हम कर चुके हैं पहले ही,
और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो नॉर्म फाइंड करना ए का वो आप लोगों ने खुद से फाइंड करना है। उसके अलावा आपने 7.3 पेज नंबर 284 के ऊपर है, यहाँ पे 7.3 थ्योरम है द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को एक दफ़ा आपने रीड आउट करना है। इसको मैं खुद से दोबारा करवाऊंगी भी, लेकिन आप लोगों ने इसको करना है ताकि कोई भी अगर पॉइंट उस वक्त करवाते हुए क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगी, आप लोग इसको जरूर एक दफ़ा कीजिएगा। अब आपके साथ कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, फ्राइडे वाले दिन 2 क्लासेस हैं। न्यू टाइम टेबल मिल गया सीआर को या नहीं? यस मैम मिल गया। अपने फ्राइडे में 2 क्लासेस हैं, एक क्लास जो है वो 8 to 9 है और जो जी सेकंड क्लास है वो 11 to 12 है। यस जी मैम। ठीक है, तब तक आपका जो काम है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैट्रिक्स का नॉर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑटोमेटिकली हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स करने हैं। उसके अलावा ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और इसके नीचे जो थ्योरम है वो आप लोगों ने करना है। कोई भी पॉइंट नहीं होगा वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से डिस्कस करूंगी फ्राइडे वाले दिन। यहाँ पे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो बोल दें। मोहम्मद ताहिर, ठीक है, मैं अभी पीडीएफ इसकी शेयर कर देती हूँ। क्लास अब आप लोग फ्री हैं? किसी को कोई भी पॉइंट वगैरह कुछ पूछना है तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लीजिएगा फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम मैम। ये अल्लाह हाफिज। फाइल सेंड कर दीजिएगा। मैं अभी कर देती हूँ, बाद में आप लोग मुझे दोबारा से जी बताते मैम। भी नहीं है, भूल जाते हैं कभी, हम लोग भी काम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मुझे दोबारा से जी याद मैम करवा कोई दीजिए बात। या ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। ओके मैम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।